साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। साथियों, इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के संबंध में रिवीजन करेंगे। तो इसे हम शुरू करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास से। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से एक एक प्रश्न के द्वारा तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात की गई है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जो कि 1774 में की गई थी। ठीक है, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट में 3 अन्य जज भी थे, लेमिस्टर, जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर्स। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे चीज़ें दी गई थी। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना की अगर बात करें तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंग्लिश मिशनरीज को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट से दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट से दी गई थी। और यहाँ पर जो ये कानूनी सदस्य की बात की गई है, वो पहला जो कानूनी सदस्य था गवर्नर जनरल की परिषद में, वो लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे 1813 के चार्टर अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। ब्रिटिश संसद ने समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, इन 2 चीज़ों को छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और केवल राजनीतिक कार्यों का ही अधिकार रह गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आगे क्या है, आगे है यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट से भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। ठीक है, जो भी नियम कानून या ऐसा कुछ अध्यादेश या कुछ भी आता है तो उसमें भारतीयों की भागीदारी के लिए प्रावधान किए गए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, केवल प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, पूरक प्रश्न फिर भी नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। अगर इसकी बात करें तो देखिए, इसके लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ये अधिनियम लाया गया था 1909 में। ठीक है, इसमें मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ है, भारत में संघीय न्यायालय की अगर बात करें तो देखिए फेडरेशनल कोर्ट की जो स्थापना थी वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। और इसके पहले जो चीफ जज थे वो थे सर मॉरिस गुएर। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया, तो ये 1935 के एक्ट से लगाया गया था। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और इसके साथ ही साथ प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हो गई थी। तो ये मैचिंग में प्रश्न पूछा गया है कई बार।
इसके अलावा यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो ये 1919 में, ठीक है, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय 1919 के एक्ट से बनाई गई। ऊपरी सदन जिसको राज्य परिषद कहा जाता था और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए, ये पूछा गया था कि किस एक्ट के जरिए सीमित वर्ग की महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सीमित वर्ग की महिलाओं को मताधिकार या वोटिंग राइट्स दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भारतीय सिविल सेवा के बारे में। तो भारतीय सिविल सेवा जो है, इसके लिए भारतीय सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और यह लंदन में 1854 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद जब यह आयोग बन गया 1854 में, तो पहली बार परीक्षा 1855 में लंदन में आयोजित की गई। इसके बाद 1919 में जो एक्ट आया, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके द्वारा 1922 से आईसीएस परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी। ठीक है, भारतीयों की ज़्यादा मांग थी इस विषय में कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो है वो भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए। तो जब भारत में 1922 में आयोजित की गई, तो यह पहले इलाहाबाद में आयोजित की गई और बाद में यह दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें आगे है कि आईसीएस की परीक्षा की बात करें तो 1941 में आईसीएस परीक्षा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर है 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत संपन्न किए गए। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, देखिए, ये पूछा गया है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वह किस से, मतलब कहाँ से इसे लिया गया है। तो देखिए, संविधान में आर्टिकल 123 123, ठीक है, 123 ये आर्टिकल है, जिसमें संविधान राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति देता है। और इसका प्रेरणा स्रोत अगर देखें तो ब्रिटिश भारत में 1861 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की अनुमति के बगैर गवर्नर जनरल अध्यादेश निर्गत कर सकता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर यह है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह सिद्धांत लाया गया, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, यानी सब कुछ जो है वो सर्वोच्च कहें तो क्या है, संविधान है। ठीक है, देखिए 1935 के अधिनियम में भारतीय संघ की स्थापना, ठीक है, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन, ये सब किया गया। ठीक है, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संघ क्या है। ठीक है, तो इस विषय में ये फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस दे देगा वो, जैसे कि इंडियन फेडरेशन या ऑल इंडिया फेडरेशन या फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो हमारा आंसर जो होगा वो फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी है कि देखिए, एक प्रश्न पूछा गया कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ। तो हम जानते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हमारा है संविधान निर्माण एवं संविधान सभा। संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा को देखते हैं। तो देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। इसमें आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई थी।
इसके अलावा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये विचार प्रस्तुत किया था M.N. रॉय ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, तो उसकी समाप्ति के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई। ठीक है, और ये कहा गया कि जो कि निर्वाचित संविधान सभा होगी वह भारत के संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, और इस विषय में एक प्रस्ताव लाया गया, और यह प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में लाया गया था। अब अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो लाया गया था 1942 में, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ने यह सिफारिश की थी कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा इस क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो सर हेनरी स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें देखेंगे यहाँ पे कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखिए, क्रिप्स मिशन के बाद संविधान के संबंध में अगर कुछ बात हुई तो वो कैबिनेट मिशन में हुई। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में की गई थी, और जो कैबिनेट मिशन था वो मार्च 1946 में भारत पहुंचा। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसमें ये थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इस मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का सूत्र दिया था। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या था? प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाना बताया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात यह है कि ये प्रश्न भी पूछा गया है कि स्वराज पार्टी ने 1934 में मई में जब संविधान सभा के संबंध में मांग की, तो कांग्रेस का स्टैंड पूछा गया है कि कांग्रेस ने कब मांग की। तो कांग्रेस ने भी स्वराज पार्टी के बाद मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। ठीक है, और इसकी पुष्टि 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर है संविधान सभा का गठन। देखिए, संविधान सभा का गठन कहाँ से लिया गया, या कहाँ से यूँ मान के चलें कि किस योजना के अंतर्गत लाया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का आधार निर्मित हुआ। आगे है 24 अगस्त 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के पश्चात जब भारत में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तो वह कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। इसके बाद यह अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो थी, इसने अपना कार्यभार कब संभाला? तो 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, इस सरकार ने अपना कार्यभार संभाला। अब इसमें आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष अगर हम देखें, इस सरकार का जो अध्यक्ष था कार्यपालिका परिषद का, वो वायसराय था। ठीक है, जो भारत का वायसराय होगा वही उसका अध्यक्ष था, पदेन। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, और इस सरकार में शिक्षा मंत्री की बात करें तो सी राजगोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रम मंत्री जो थे वे जगजीवन राम थे। ठीक है, देखिए ये नाम इस तरह से इसलिए दिए गए हैं यहाँ पे क्योंकि इस संबंध में प्रश्न मैचिंग में पूछा गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
आगे इसमें पूछा यह गया था कि कौन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो ये पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी, इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये फैक्ट में याद रखना जरूरी है। आगे देखते हैं बेबल योजना। ठीक है, देखिए बेबल योजना की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर बेबल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, कार्यकारी परिषद में, यानी कि बेबल योजना में क्या क्या बातें थी उस संबंध में महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेबल योजना का हिस्सा था। इसके अलावा इस परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, तो ये बेबल योजना का महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए आगे देखते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। देखिए भारतीय संविधान सभा की अगर बात करें तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, इसमें वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे। जैसे अगर बात करें तो कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार का अधिकार दिया गया था और सभी को मताधिकार नहीं प्राप्त था। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। भारतीय संविधान सभा जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनाई गई थी। ठीक है, बहुदलीय निकाय की बात करें, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान सभा में बहुत सारे दलों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था और यह कई समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती थी। ठीक है, यानी संविधान बनाने में कई समितियों की गठन किए गए थे। ठीक है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। देखिए संविधान सभा के संबंध में कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे गए हैं। जैसे प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और इसकी यहीं पर देखिए 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो इसके निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब अगर इनके पहले अस्थायी और स्थायी उपाध्यक्षों की बात करें तो देखिए पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो थे फ्रैंक एंथोनी और पहले स्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो थे H.C. मुखर्जी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, देखिए संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में। ठीक है, देखिए बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। देखिए भारतीय संविधान देखिए कब, मतलब भारतीय संविधान कितने दिन में पूर्ण हो गया बन करके, तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये डेट, ये टाइमिंग पूछी जाती है कि कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए और कुल अवधि 165 दिन की थी। 11वां अधिवेशन जो था उसका अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत आत्मार्पित किया गया। ठीक है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पुनः एकत्रित हुई और इसके सभी सदस्यों द्वारा, मतलब जो संविधान सभा में 24 जनवरी को उपस्थित थे, उन सब ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा के सलाहकार की बात करें तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए BN राव थे। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था और उस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। आगे देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में
प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा से संबंधित। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न ये पूछा गया है कि 1946 में जो चुनाव संपन्न हुए उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे। तो 1946 में जो चुनाव संपन्न हुए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश माना जाता है, और अगर हम उस समय की बात करें तो वो पाकिस्तान में आ गया था बाद में 47 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त को भारत का। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें तो जब ये पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे 1946 में, तो भारत का विभाजन हो गया 1947 15 अगस्त को, तो यह पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान में चला गया। अब जब ये पाकिस्तान में चला गया तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से कांग्रेस के SR जयकर इन्होंने इस्तीफा दिया, तब जाकर पूना सीट खाली हुई और तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूना सीट से निर्वाचित हुए और इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित थे। ये प्रश्न पूछा गया है। आगे है, देखिए दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार। इस संबंध में अगर बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। ठीक है, उन्होंने यह कहा कि 15 वर्षों के लिए इसे वयस्क मताधिकार को स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार का जोरदार समर्थन किया था। ठीक है, आइए इसमें आगे है। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग करने का सुझाव किसने दिया, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था कि राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, ये स्टेटमेंट है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने दिया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ग्रेनविले ऑस्टिन इन्होंने दिया है और इनकी एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, कुछ समितियों के बारे में बताया गया है जो कि संविधान सभा ने जब अपना कार्य शुरू किया तो कुछ समितियां बनाई गईं, जिनमें संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कार्य संचालन संबंधी समिति के KM मुंशी अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति, देखिए यहाँ पर दो हैं, एक है प्रांतीय संविधान समिति और एक है राज्य संबंधी समिति। तो यहाँ हम समझ लेंगे दोनों एक जैसी बातें लगती हैं, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन राज्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों संबंधी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आइए आगे देखते हैं। प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे अब। देखिए, प्रारूप समिति के संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। इसमें अन्य, देखिए, इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत इसमें 7 सदस्य थे। अन्य सदस्यों की बात करें तो देखिए,
एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। ठीक है, तो ये 7 सदस्य इसमें कुल थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समेत। ठीक है, देखिए बाद में डी पी खेतान और बी एल मित्र के स्थान पर, देखिए बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को शामिल किया गया और डी पी खेतान के स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें ये गठन से संबंधित, प्रारूप समिति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है बार बार, तो ये हमें अच्छे से याद करना है। आगे देखते हैं। देखिए झंडा समिति के संबंध में भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, झंडा समिति की बात करें तो इसका गठन 23 जून 1947 को किया गया था। इस झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें अन्य सदस्य भी थे, जैसे अब देखेंगे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये झंडा समिति के सदस्यों के नाम हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के या भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन में बार बार पूछे गए प्रश्न या पुनरावृत्ति के रूप में पूछे गए प्रश्नों के द्वारा मैंने यह तैयार किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।